अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 71 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया जी। होमवर्क के अंदर आपके क्वेश्चन थे 26, 27, 28। 26 और 28 की रिक्वायरमेंट है ईओक्यू, लेकिन 26 की रिक्वायरमेंट क्या थी जी? रिवाइज्ड ईओक्यू। आसान सवाल है। अ कंपनीज मेन रॉ मटेरियल हैज़ एन एनुअल कंजम्पशन ऑफ 9,60,000 यूनिट्स। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट आ गई, एपीआर हमारी, ठीक है जी। उसके बाद कंपनी इश्यूज ऑर्डर्स यूजिंग ईओक्यू ऑफ 80,000 यूनिट्स। ऑर्डर क्वांटिटी भी आ गई हमारे पास, जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। एसोसिएटेड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट्स, एसोसिएटेड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट्स अमाउंट टू 30 पर यूनिट विद डिटेल्स एज फॉलोज, जिसमें इस 30 का ब्रेकअप है। ये असल में ऐसे है। क्या हो गया है? अच्छा, ये इस 30 का मैंने अर्ज़ किया ब्रेकअप है, और ये 30 रेलेवेंट नहीं रहना, थोड़ी देर में पता लगना है हमें, क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट क्या है जी? 2% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज। और कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो ये क्यों कह रहा है निकालो, अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए 1160 पे चली जाए। पहले कितनी है? वैसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर 18 रुपये 2% है तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 करें तो वैसे कितना आता है? यानी पहले 900 रुपये पर यूनिट हमें मिलता था, एक यूनिट हमें, और अब 1160 पे चला गया। तो इसी के साथ लिंक्ड है, परचेज प्राइस के साथ ही इंश्योरेंस लिंक्ड है। वेयर हाउसिंग तो बेस्ड ऑन स्पेस ऑक्यूपाइड है, जितनी जगह घेरते हैं उसके बारे में तो उसने कुछ नहीं कहा कि कोई चेंज है। तो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये चेंज होनी है। उसके बाद वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी गिवन नहीं है। अच्छा, ठीक है, इसको ईओक्यू से भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। वैसे एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट भी ईओक्यू लेवल पे क्या होती हैं? बराबर। तो हम वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ईओक्यू वाला भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करके देख लेंगे, किसी और सवाल में दूसरा कर लेंगे, ठीक है। तो रिवाइज्ड ईओक्यू चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, रिवाइज्ड ईओक्यू टू इंटू एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, जो सवाल में उसने नहीं कही कि चेंज होनी है, तो वो 9,60,000 यूनिट्स ही है। तो 960,000 और वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चेंज तो नहीं हुई, लेकिन कितनी है ये पता नहीं है, फिलहाल ये पता नहीं। उसके बाद वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट यूनिट पर एनम भी नई वाली आनी है, परचेज प्राइस के बदलने से ये भी बदल चुकी है, तो इसको निकाल लेते हैं। अब पहले क्या कर लें जी? वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ही निकाल लेते हैं पर यूनिट। तो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है जी? तोड़ के ही कर लेते हैं, चले। वैसे तो मैं ब्रैकेट में ही करने लगा था, लेकिन वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है, वेयर इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग बेस्ड ऑन स्पेस ऑक्यूपाइड, ये अपनी जगह पे। और दूसरी चीज़ क्या थी जी? इंश्योरेंस। क्या लिखा हुआ है? बस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस होती है जी उसके बकौल 2% ऑफ, बस 2%, आप लिखा हुआ 2% ऑफ कॉस्ट। अब ये कॉस्ट पहले कितनी थी? मुझे इससे सरोकार नहीं है, निकाल हमने ली है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और अब कितनी हो गई है कॉस्ट? 1160। तो 1160 रुपये का कितने परसेंट जी? 2%, 23 पॉइंट
23.2 आ गया जी। उसके बाद वेयर हाउसिंग की कॉस्ट स्पेस ऑक्यूपाइड के हिसाब से है, जितनी जगह घेरता होगा यूनिट एक हमारा, ठीक है, और वो कितनी रुपए पर यूनिट है। ये देखो ना, कहते हैं एनुअल है और पर यूनिट है, तो 12 रुपीज़ है। इसके बारे में कोई चेंज नहीं करवा सकता था, चेंज महंगाई हो गई, सस्ताई हो गई, तो ये 12 ही है। अब कितना हो गया? 35.2 इज द न्यू वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है जी। अब क्या चाहिए हमें? वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हमारे पास ईओक्यू भी है पुराना, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज नहीं हुई। ईओक्यू भी पुराना मौजूद है, पुरानी एपीआर भी मौजूद है, पुरानी होल्डिंग कॉस्ट भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में इसी फॉर्मूला से हम एक चीज़ मिसिंग है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 में मैंने क्या निकालना है जी? वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं और अपने पुराने ईओक्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ईओक्यू चलो लिख देता हूँ, 2 इंटू एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इंटू वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय, ये आपका फॉर्मूला है, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब हमारे पास ईओक्यू गिवन है सवाल के अंदर जी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 80,000 है, 30 रुपीज़ होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है, और वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने निकालनी थी। तो ईओक्यू कितना जी? 80,000 यूनिट्स आ गया। उसके बाद 9,60,000 भी गिवन था, और यही हमने ढूंढनी है। तो कैलकुलेटर में इसको डाल देंगे तो ये आपका आंसर देगा 1 लाख रुपीज़। तो वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई ₹100,000। तो यहाँ पे हमने जाके लिखा जी 1 लाख, वर्किंग 2 से आया, और 73 डबल यूनिट्स। कितने मार्क्स का सवाल है? 5 मुफ्त के नंबर थे। यस सर। अब आप कहें जी हमारी तो किस्मत ही इतनी अच्छी नहीं कि हमें ये आए। कुछ लोग सोच रहे हैं ना, ऐसे ना सोचा करें, अच्छा गुमान रखा करें। इसी के साथ ही अगला सवाल भी आया हुआ है। ये समझ आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ आए तो बुरी बात। चलें जी, कैलकुलेट करना है सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ये इन्वेंट्री लेवल्स का सवाल उसने दे दिया था। ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल वाला नहीं था, बल्कि इन्वेंट्री लेवल वाला, वो जो हमने एक दिन में, वो जो हमने 3-4 फार्मूले किए थे, याद है? पहला फार्मूला था रीऑर्डर लेवल का। रीऑर्डर लेवल अगर सर्टन सर्कमस्टांसेस हो तो यूजेज इनटू, और अगर अनसर्टन सर्कमस्टांसेस हो तो फिर सेफ्टी स्टॉक है तो एवरेज यूजेज, किधर गया? एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, और अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, अब चलें, अब आ जाए जी अपने सवाल नंबर, अच्छा 22 में छोटा हुआ मैं भी कहूँ जी, 27। ओमेगा, अच्छा ओमेगा लिमिटेड यूजेज L3 मटेरियल इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। एनुअल डिमांड ऑफ L3 इज 1,80,000 यूनिट्स। हमारे पास APR आ गई, एंड इट इज़ यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में ये इवनली यूज होता है। ओके, डेली डिमांड कैन वेरी बाय 30 यूनिट्स फ्रॉम एवरेज डिमांड। तो एवरेज डिमांड कैसे निकलेगी? वो कह रहे हैं 300 डेज अ ईयर ये काम करते हैं। अगर 300 डेज अ ईयर काम करते हैं तो फिर एवरेज यूजेज निकालनी पड़ेगी हमें। एवरेज यूजेज 600 नहीं है वो, तो हाँ वेरी कर सकती है। एवरेज यूजेज तो ठीक है, यही कह सकते हैं आप, एवरेज यूजेज
कैसे निकालेंगे जी? 1,80,000 एनुअल डिमांड है और 300 दिन काम करते हैं ये, तो फिर 600 यूनिट्स पर डे। अब ये कह रहा है जी वेरी कर सकती है, वेरी कर सकती है बाय 30, डेली डिमांड वेरी कर सकती है बाय 30 फ्रॉम एवरेज यूजेज। मतलब अगर बहुत ज़्यादा आ जाए, मैक्सिमम यूजेज है, तो मैक्सिमम यूजेज क्या हो सकती है जी? 630, 600 प्लस 30 ये हो सकता है, और मिनिमम यूजेज फिर क्या हो सकती है? कम से कम, तो वो आप 600 माइनस कर दें 30 जो वेरिएशन है। ऐसी गपशप लगा रहा हूँ, अभी सवाल भी करते हैं। 570, ठीक है। OL ऑर्डर्स L3 इन बैचेस ऑफ, मतलब ये क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर साइज है, ठीक है। OQ द लीड टाइम एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर अकरेंसेस आर गिवन बिलो। लीड टाइम 5 दिन का हो, इसके अकर होने के चांसेस हैं 32%। 6 दिन का हो 53%। अब ये ना, ये टोटल कितना बनता है वैसे इसका? टोटल नहीं, इसका टोटल, ये जो परसेंटेजेस गिवन है पूरा 100, 80, 90 पूरा 100%। अच्छा, अब आपने क्या किया जी? आपने पकड़ा इसको 5 इंटू 32% प्लस 6 इंटू 0.53%, 553% प्लस 7 इंटू 0.05% प्लस 8 इंटू, ऐसा तो कुछ किया ही होगा ना, 0.05% प्लस 9 इंटू 0.03% प्लस 10 इंटू 0.02% जी। तो इसका मतलब एवरेज डेज कितने आ गए? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 6 डेज। तो डिमांड तो 6 डेज। अच्छा, अब पहली चीज़ हमने क्या निकाली जी? इसको मैं वर्किंग 1 कह दूंगा सवाल की, चलो यहीं पे कर लेते हैं। खैर वर्किंग 1, ठीक है। सबसे पहले हमने एवरेज यूजेज निकाल ली, एवरेज यूजेज, फिर उसके बाद मैक्सिमम यूजेज, फिर उसके बाद मिनिमम यूजेज, और फिर उसके बाद चौथी चीज़ मैंने निकाली है लीड टाइम, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कैलकुलेट करो सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल भी और मैक्सिमम इंटीरियर भी। अगर OL इज विलिंग टू टेक 10% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट या 5% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट, ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक चीज़ है, अभी ये सवाल का हिस्सा तो नहीं है, वो तो डायरेक्ट लेना था, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लीड टाइम मैं ले लूँ और रीऑर्डर लेवल ले लूँ, तो फिर एक उसने बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी। अगर लीड टाइम 5 डेज हो, सबसे पहला क्या है जी? 5 दिन का लीड टाइम होता है। तो अगर 5 डेज का लीड टाइम हो तो कितने यूनिट्स आ सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम यूजेज क्या हो सकती है? 600। बोलो, अगर हम 5 डेज का लीड टाइम जहन में रखते हैं तो 630 यूनिट्स कितने दिन के लिए चाहिए? 5 दिन के लिए। तो बताइए कितना आता है?
31। अच्छा, अब ये डिमांड आ सकती है, ये डिमांड आ सकती है, इसका चांस कितना है, यानी कि इतनी डिमांड हमें चाहिए होगी, 5 दिन का डिले हो जाए तो इसका चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज मुझे बता दें जी। लेकिन उसने क्या कहा, वो कहता है कि स्टॉक आउट होने के लिए विलिंग है कितने परसेंट, यानी इससे अगला काम देखना था रिस्क कितना परसेंट है इसमें। अगर ये होने के चांस 32% हैं तो इसका मतलब स्टॉक आउट का रिस्क क्या है, रिस्क क्या है इसमें 68%। मैंने किया जी 100 - 32। थोड़ा आगे चलते हैं और समझ आएगा, नेक्स्ट लेवल पे आए। अगर कितने डेज हैं जिसके बाद, अगर 6 डेज लीड टाइम है तो मैक्सिमम यूजेज क्या हो सकता है 630, ठीक है। और लीड टाइम मैक्सिमम अब क्या होगा यहाँ पे 6 डेज, तो 3780। तो ये वैसे ही मैं लिख रहा हूँ 3780, तो चले खैर लिख जो रहा हूँ, अब तो बात अब चल जो पड़ी है। अब इसके चांस कितने हैं जी 53। लेकिन देखें आगे बढ़े हैं एक, तो 32 से 53 पे आ गए हैं, 32 से 53 पे। ये एक वर्किंग कर सवाल का ऐसा नहीं है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब 32 जमा 53 कितना हो गया, 4 दिन तो पहले ही था, 85% हो गया। मतलब रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कितना है जी इसके अंदर, रिस्क परसेंटेज 15 आ गई। कैसे निकाली जी, 100% माइनस 85%। ये कुछ कैलकुलेशंस ये कर रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर 7 डेज आए, अब ज़रा जल्दी से कर लें, डायरेक्ट कर लें, 630 × 7 इज इक्वल टू, अब कितने परसेंट चांस बढ़ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है ये असल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये अकर होने का चांस क्या है 32, और 6 दिन लगेंगे इसके अकर होने का चांस क्या है 53। अब 7 दिन लगेंगे इसके अकर होने का चांस कितना है, तो 5% ऐड हो गया, यानी 90 पे चला गया। तो रिस्क क्या है असल में ये था, ठीक है, कि वो विलिंग है टू टेक 10% रिस्क। का मतलब कि इस लेवल के ऊपर वो कितना रिस्क ले रहा है, वो बस 10% रिस्क ले रहा है। इसका मतलब वो रीऑर्डर लेवल 4410 रखना चाहेगा। सवाल तो ऊपर करना है, अभी ये तो मैं वैसे गप लगा रहा हूँ आपके साथ। आगे चलें, एक और कर लें, 8 डेज, 2 और कर लें। तो 630 × 8 इज इक्वल टू 50। अजीब सा सवाल था। फिर कितने परसेंट है, तो 95 हो गया। तो फिर रिस्क कितना रह गया, बस यही 2 लेवल उसने पूछे थे। उससे आगे चलेंगे तो फिर इससे ऊपर का स्टॉक आउट, मतलब वो इससे ज़्यादा रिस्क नहीं चाह रहा, यानी कि वो 8 दिन 7 दिन। ये बात सवाल की रिक्वायरमेंट अजीब थी, बात समझ आई अब, ठीक है, कि वो कितना रिस्क चाह रहा है, स्टॉक आउट होने का कितना रिस्क, बस वो चाह रहा है कि हो 10% हो या 5% हो, ठीक है। तो वो मैंने इस तरह से निकाला है। बहरहाल ये डायरेक्ट ही यहाँ से देख के जिन बच्चों ने करना था तो वो 7 डेज और 8 डेज वाला निकलना था, लेकिन दोनों पे ही क्या है 5% और 5%, तो ये थोड़ा सा मसला था। एनीवेज एक और आगे करके देखें, 9 डेज। इस टॉपिक में मज़े करता है क्या कभी कभी जी। 630 × 9 जी के 5670। हाँ जी, चांस 98% हो गया। तो रिस्क ऑफ ये बहुत कम है, इस पे वो जाने को जी 3% हो गया। और उसके बाद अगला कितना होगा, नहीं टोटल, मैं वैसे यूनिट्स भी पूछ रहा हूँ जी। रीऑर्डर लेवल 630 × 10 6300, और ये पूरा 100%, और इस पे चांस कितना है 0%। तो मैंने 2 ही लिखा था, और इधर क्या हो गया 0, ठीक है। लेकिन ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं थे, मेरे तो रेलेवेंट क्या बने, अब जरा रिक्वायरमेंट पढ़ें। कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल एंड मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल इफ OL इज विलिंग टू टेक 10% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक।
या 5% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। तो वो रिस्क असल में यहाँ से निकलना था। बाकी सवाल तो बस इतना सा है कि हम इन दोनों लेवल्स के ऊपर हम कहेंगे जी 7 डेज। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अब यही होता जा रहा है। कौन सी अटेम्प्ट है? हमें क्या चाहिए जी? नंबर 1 रीऑर्डर लेवल। ठीक है जी। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला कहीं पे आपको नज़र आ रहा है जी? सेफ्टी स्टॉक का कोई जिक्र? सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो फिर मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये फॉर्मूला लगना था। तो ये तो ऐसे बच्चों ने निकाल ही लिया होगा, इसके लिए तो उस ज़रूरत भी नहीं थी उस चीज़ की। तो 7 डेज और 10 डेज, असल में बस ये मसला था 7 डेज और 10 डेज वाली कैलकुलेशन करना कि 7 दिन और 10 दिन की बात है। अगर 7 दिन का डिले होता है तो सॉरी 7 डेज और 8 डेज, अगला 8वां दिन से। तो 7 डेज का अगर डिले होता है तो स्टॉक आउट होने का चांस कितना है? 7 डेज का अगर डिले होता है तो फिर प्रोबेबिलिटी है, इसके चांस है कि ये 10% स्टॉक आउट होगा, क्योंकि 90% इसके चांसेस हैं कि ये हो जाना है। ठीक है, ऐसा हो गया तो 10% से स्टॉक आउट कर देंगे। ठीक है, और 8 दिन का डिले हो जाए, इसके चांसेस 95% है, मतलब 8 दिन तक चला जाए रीऑर्डर लेवल। अगर हम मतलब हम ये असल में हम क्या रख लें, ये रीऑर्डर लेवल रख रहे हैं कि अगर हमने 8 दिन का स्टॉक जब पड़ा था तो रीऑर्डर किया, तो इसका मतलब फिर हम सिर्फ 5% रिस्क पे हैं स्टॉक आउट के। लेकिन अगर हमने 7 दिन का स्टॉक रखा तो स्टॉक क्या हो जाएगा? कम। तो उधर से रिस्क बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम कम दिनों का स्टॉक मेंटेन करते जा रहे हैं, मतलब रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या? स्टॉक पड़ा था, कड़िंग हुई, कड़िंग जितना जल्दी कर रहे हैं उतना रिस्क कम है। ठीक है, अगर 9 दिन का स्टॉक, 10 दिन का स्टॉक पड़ा है, 10 दिन का स्टॉक कितना आता है जी? 6300। 10 दिन का स्टॉक पड़ा था तो हमने रीऑर्डर किया, तो स्टॉक आउट होने का चांस ही कोई नहीं। 10 दिन में तो हर सूरत में स्टॉक पहुंच जाना है। ये इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी समझ आएगा। अगर 9 दिन का स्टॉक पड़ा है तो हमने रीऑर्डर किया, तो थोड़ा सा चांस है, हो सकता है हम स्टॉक आउट कर जाए। उसका चांस क्या है? 2%। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी 2% नहीं, वो विलिंग है 5% तक रिस्क ले लेंगे और 10% तक भी ले सकते हैं। जी बोलें। तो ये कर लो बेटा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर 95 से 3% बढ़ेगा तो 98 ही आएगा ना। 95 पे 3 बढ़ेगा तो 98 ही आएगा। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, ये आपको पढ़ने में गलती हो रही है। ठीक है, अब मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़े ना बेटा। क्वेश्चन में ही ये सारा लिखे हुए थे। 32 है, फिर 32 100 में से माइनस किया तो 68 आया। अगला क्या है? 53। तो 32 और 53 ऐड किया, 85 आ गया। 100 में से माइनस किया। आगे चलो, आगे बढ़ो। 5 बढ़ा तो 85 में 5 बढ़ गया तो 90 हो गया, रिस्क 10 हो गया। फिर 5 बढ़ गया तो 95 हो गया, रिस्क 5 हो गया। फिर 3 बढ़ा तो 98 हो गया, रिस्क 2% है। फिर 2 बढ़ा तो 100 हो गया, रिस्क कोई नहीं। इस तरह से लिखा हुआ है, सवाल में भी वही लिखा हुआ है, इधर भी वही लिखा हुआ है, सब दोनों जगह सेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है और वो रिस्क और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है। आप उलट पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर हम रीऑर्डर लेवल रखें जब 10 दिन का स्टॉक पड़ा है, कोई रिस्क नहीं है आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि इससे लेट होने का चांस ही कोई नहीं। और अगर हम 9 दिन का स्टॉक पड़ा हो तो रीऑर्डर करें तो बड़ा मिनिमम सा चांस है हम स्टॉक आउट हो सकते हैं, सिर्फ 2% चांस है। उन्होंने कहा नहीं, इसकी खैर है, हम कम से कम भी 5% विलिंग है या 10% विलिंग है, ज़रा बताओ इन दोनों ऑप्शंस पे कि हमारी इन्वेंट्री लेवल्स क्या होंगे। ठीक है, तो 7 और 8 दिन हम ले लिए हमने। अब सेफ्टी स्टॉक का तो कोई जिक्र कोई नहीं कि वो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो इसका मतलब रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो दोनों ही कर लेते हैं जी। मैक्सिमम यूजेज कितना है जी? 630 यूनिट्स। और मैक्सिमम लीड टाइम सवाल के अंदर गिवन है कितना? मैक्सिमम लीड टाइम 10। तो 630 इंटू 7 डेज करो, हम तो 7 पे चल रहे हैं,
ये इस लेवल के ऊपर है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना। मैक्सिमम तो ठीक है 10 है जी। कितना? 4410 इज आर रीऑर्डर लेवल। यही मैंने निकाला था असल में यहाँ पे, वो मैं इस तरह से निकाल गया, लेकिन अब आपके फॉर्मूले में डाल दिया, ठीक है, जैसे आपने निकालना सीखा। तो ये मैं यही सिखा रहा था आपको, रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल है। मैंने जब यूँ पढ़ाया है ना आपको, तो मैंने यही समझाया आपको कि रीऑर्डर लेवल है। अगर 10 दिन का स्टॉक पड़ा है तो कितना स्टॉक पड़ा है? 6300 नया ऑर्डर कर दें, ठीक है। लेकिन कह नहीं नहीं नहीं, इस पर तो कोई रिस्क नहीं है, हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे। हमने कहा अच्छा 9 दिन का पड़ा हो 5670 तो रीऑर्डर कर दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इस पर भी रिस्क कितना है? 2%। हम थोड़ा और रिस्क लेंगे। हमने कहा इसका मतलब 8 दिन और 7 दिन। हमने कहा हाँ ठीक है, तो इस हिसाब से फिर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले में पड़ गया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, इस तरह तो नहीं करना हमने, आप तरतीब पे ही करेंगे सवाल, ठीक है। दूसरा जी 630 मैक्सिमम यूजेज है और मैक्सिमम लीड टाइम 8 डेज इस केस के अंदर है, वही मैंने निकाला हुआ था नीचे जी 50। अब ये देखें, अब समझ आ रही? तो ये है यूनिट्स, यहाँ पे लिख ना लें यूनिट्स। इसका सॉल्यूशन तो नहीं था ना? है इसका भी? अच्छा ऐसे ही है, नहीं है ऐसे, चलो। अच्छा दूसरा जी, दूसरा क्या मांगा है उसने? सेफ्टी स्टॉक। अगर सेफ्टी स्टॉक निकालना है तो क्या करेंगे जी? सेफ्टी स्टॉक के लिए क्या फॉर्मूला है जी? रीऑर्डर लेवल में से अब ऊपर रीऑर्डर लेवल पहले निकल आया ना, पता है पहले ये निकालना होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो मैं ये लिख देता हूँ, चले, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम या एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है जी। आंसर इज सेफ्टी स्टॉक। अब नहीं प्लस सेफ्टी स्टॉक तो फिर वो निकल आएगा ना, रीऑर्डर लेवल वहाँ से निकाला था हमने, फॉर्मूला ये था असल, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था। अगर सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो हमने कहा था जी रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है जी? एवरेज, बोलो बोलो, एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। फिर मैंने यहाँ से आपको कहा था कि आपने इसका आंसर निकालना है, तो ये किधर ले जाओ, तो ये रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, बल्कि यहाँ से दिखा देना चाहिए था, मैंने आपको यूँ बताया था, ऊपर निकल गए। ये अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो तो रीऑर्डर का ये फॉर्मूला, याद तो हमने ये किया था। फिर जब सेफ्टी स्टॉक पे आया तो मैंने कहा था देखो ज़रा इसी को ही रीअरेंज कर लो तो सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला बन जाता है। तो सेफ्टी स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या? एवरेज यूजेज रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर दें। करें जी, एवरेज यूजेज मैंने आपको निकलवाई है, नहीं निकलवाई? एवरेज यूजेज क्या है जी? ये निकलवाई तो है 600, ठीक है, 600 यूनिट्स। लेकिन ये 600 यूनिट्स क्या है? पर डे। ध्यान ये रखना है 600 यूनिट्स क्या है? पर डे। और एवरेज डेज भी क्या है? 6 डेज। तो एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम करना है तो 600 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने जो पहले पहले निकलवाए थे, नंबर 1 नंबर 2, पहले मैं इधर से ही चलने लगा था कि फॉर्मूला करता हूँ, फिर वो समझ नहीं आई थी डेटा की आपको, तो मैं इस तरह से इधर चल पड़ा रीऑर्डर लेवल समझाने के लिए, ठीक है ना। असल में तो मेरा टारगेट यही था, सेफ्टी स्टॉक निकालेंगे, रीऑर्डर लेवल नहीं होगा तो फिर रीऑर्डर लेवल निकाल लेंगे। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? एवरेज यूजेज, वो कितना है जी? 600। इट मे वेरी फ्रॉम एवरेज +30 -30, तो मैक्सिमम 630, मिनिमम 570, एवरेज क्या है? 600। फिर लीड टाइम क्या है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, एवरेज लीड टाइम क्या है? 6 दिन, ठीक है। तो एवरेज यूजेज कितने यूनिट्स जी? 600। बल्कि वो तरतीब में रखें, रीऑर्डर लेवल क्या है? 4410। इसमें क्या कर लें जी? माइनस कर दें एवरेज यूजेज क्या है? 630 यूनिट्स, 600, ओके 600 यूनिट्स, और एवरेज लीड टाइम क्या है? 6, ठीक है। 810 का सेफ्टी स्टॉक आप रख सकते हैं जी इस सूरत में। उसके बाद रीऑर्डर लेवल 5040 माइनस
ये 600 इंटू 6 करें ज़रा, जगह तंग है जी। 5040 रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम जी, कितना आया? 1440। तीसरा क्या मांगा है उसने? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला मुझे तो भूल गया, क्या है जी? मैक्सिमम कितना पड़ा हो सकता है? हमने कहा था जी नया ऑर्डर प्लेस किया था, वो पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन कम से कम यूजेज निकाल दें, मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, जो ऑर्डर किया है वो भी तो आ गया है, ठीक है, मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ऑर्डर क्वांटिटी। किसी भी वक्त में इससे ज़्यादा स्टॉक तो आपके पास नहीं होगा। जब आपके पास 4400 यूनिट्स पड़े थे, आपके पास 4400 यूनिट्स पड़े थे, 4410, ठीक है, तो फिर आपका कम से कम यूजेज भी अगर हुआ, कितना जी हुआ? 600 माइनस 30, 570 का मिनिमम यूजेज तो होगा, इससे कम तो उसने नहीं बताया। और कम से कम कितने दिन फिर भी लग जाते हैं? 5 बेटा, मेरे ख्याल में तो 5 दिन थे मिनिमम लीड टाइम। 6 कैसे? वो तो एवरेज है। मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, भूल रहे हो फॉर्मूला? यही लिखा था ना, मिनिमम यूजेज इनटू क्या? नहीं 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 नहीं, इस वक्त हमने ऑर्डर रीऑर्डर लेवल ले तो लिया 44110 वाला कि 7 दिन का स्टॉक पड़ा हो, हमने ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब कम से कम 570 यूनिट्स यूज होंगे और जल्द से जल्द 5 दिन में वो आ भी जाए, तो इससे जल्दी तो हो नहीं सकता, इससे कम यूजेज नहीं, इससे जल्दी का स्टॉक नहीं, तो इतना तो यूज हो ही जाना। तो रीऑर्डर लेवल में से ये माइनस हो जाएगा, तो कुछ यहाँ से भी बचा पड़ा होगा और नया ऑर्डर भी आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम के लिए भी ले लेते हैं, मिनिमम तो यही है ना, ठीक है। जरा 1 मिनट ये कर लें, 570 इंटू 5 और फिर नया ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर क्वांटिटी उन्होंने रखी हुई थी 10,000। भाई यहाँ पे हमने क्या लेना है? मिनिमम यूजेज, मिनिमम लीड टाइम, क्योंकि रीऑर्डर लेवल तो हम पहले से कर चुके हुए हैं। मुख्तस कह रहे हैं कि अगर 4410 यूनिट्स पड़े हों और नया ऑर्डर प्लेस कर दें, अब दौरान लीड टाइम मिनिमम यूजेज हो और लीड टाइम भी बहुत कम वाला, जो जल्द से जल्द इतना आ सकता है वो ले लें, तो इसका मतलब रीऑर्डर लेवल में से भी कुछ बचा पड़ा होगा और नया भी आ जाएगा। ये देखें, मैक्सिमम इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल 4410, अगर पड़ा था नया ऑर्डर प्लेस किया तो 570 कम से कम यूज होने थे, 5 दिन जल्दी से जल्दी आ जाए, तो इतना तो फिर भी इससे कम यूजेज नहीं है, इससे कम लीड टाइम नहीं है, तो मेरे मिनिमम यूजेज ड्यूरिंग लीड, मिनिमम लीड टाइम कितना है? 570 इंटू 5, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल 4410 था, लेकिन ये कितना है? 570 इंटू 5 कितना बनता है? बताओ जरा, बताओ जरा। यानी 4410 पड़े थे यूनिट्स, नया ऑर्डर प्लेस किया और कम से कम भी इतना यूजेज तो हो गया। इसका मतलब माइनस करो जरा 4410 में से सिर्फ इसको, 1560 अभी भी पड़े थे, नया ऑर्डर आ गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम इससे ज़्यादा तो स्टॉक हो ही नहीं सकता हमारे पास। तो उस वक्त में 7 और 8 दिन नहीं देखने थे, वो 7 और 8 दिन हम देख चुके हैं रीऑर्डर लेवल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा है जी, रीऑर्डर लेवल क्या है? 5040 यूनिट्स पड़े थे, अब यहाँ पे ज़्यादा निकलेगा, और ये आंसर क्या आया था? सॉरी, 50, मैक्सिमम ये हो सकता 5। अच्छा अच्छा, उसके बाद अगर अब यहाँ पर ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल ज़्यादा आएगा, ठीक है, लेकिन बाहर उधर से दिन भी एक ज़्यादा है, सही, तो मिनिमम यूजेज दिन इधर नहीं, ये तो इधर ज़्यादा, तो रीऑर्डर लेवल के लिए कर लिया, हम मिनिमम यूजेज को लेंगे और मिनिमम लीड टाइम को लेंगे, तो यहाँ 7 और 8 को नहीं कंसिडर करना था, ये इतना ही रहना है। अब हाँ, अगर रीऑर्डर लेवल ज़्यादा रखा हुआ है, 5000 यूनिट्स पड़े थे, नया ऑर्डर प्लेस कर दिया, और आपने जितना भी बोला है, पता नहीं कितना मिनिमम लीड टाइम होता है, ये यूज़ हुआ है, जितना भी है वो 25 समथिंग, तो 5000 में से माइनस कर दें तो ये भी पड़ा होगा, और फिर नया ऑर्डर तो 10,000 का ही आना है। तो अगर रीऑर्डर लेवल ज़्यादा रखेंगे तो मैक्सिमम एंट्री लेवल भी ज़्यादा हो सकता है आपका, क्योंकि जल्दी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, और दूसरी तरफ हमने मिनिमम माइनस करना था, फॉर्मूला जो यही था, प्लस 10,000।
ये नया ऑर्डर प्लेस कर, नया ऑर्डर जो पहुंच गया जी 1 2 बढ़ गया, बढ़ना चाहिए था। चले, ये सारा कुछ ही यूनिट्स में था। ये नीचे वाली बस वैसे ही। अच्छा, ये वर्किंग जो है ना, ये असल में यहाँ होनी चाहिए थी, वर्किंग नंबर 1। वर्किंग 1 क्या है जी? एवरेज यूजेज। और वो हमने कैसे निकाली थी जी? 180,000 डिवाइडेड बाय 300, और ये आई थी रुपी, ये 600 यूनिट्स पर डे। उसके बाद हमने मिनिमम और मैक्सिमम इसी से ही निकाला था। वर्किंग 2 मिनिमम। दूसरा हमने क्या निकाला था? एवरेज लीड टाइम। चलो पहले ये निकाला था, एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम ये तो किया जो हुआ है, ये ऐसे निकाला था, बमुश्किल ही पूरा आया। उम्मीद तो है नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ओ, अब नहीं आ रहा होगा। अच्छा जी, जी मिनिमम से मैक्सिमम तक एवरेज 6 डेज निकला था। ठीक है जी, एवरेज लीड टाइम। और तीसरी चीज़ हमने निकाली थी मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, सॉरी मिनिमम यूजेज। उसने कहा था जी वेरी कर सकता है 600 से 30 कम हो जाए। मैंने कहा इसका मतलब 570 यूनिट्स। और मैक्सिमम क्या है जी? वर्किंग 4 आ गई। मैक्सिमम क्या है जी? तो जी उसने कहा वेरी तो वही कर सकता है 600 प्लस 30 हो जाए तो 630 यूनिट्स। ठीक है जी। तो नंबर 1 एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, फिर पर डे है, फिर एवरेज लीड टाइम, फिर मिनिमम यूजेज, और फिर मैक्सिमम यूजेज। लेकिन ये हैं सारे के सारे पर डे ही डेटा सारा। तो अब इसका, तो इसकी तस्वीर आप ले सकते हैं। नीचे वाली कैलकुलेशन से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। ये सवाल ऐसे तो नहीं करना था, बस रीऑर्डर लेवल वैसे आप ऐसे भी निकालें तो हर्ज तो कोई नहीं है कि कैलकुलेशन आपने शो की हुई हो तो, लेकिन ये बस आपको समझाने के लिए था। ठीक है जी। यह मैंने ना वो सवाल करवाना है आखिरी वाला, जल्दी से वो पहुंच जाए वहाँ पे। हाँ, फिर मसूद आपको होमवर्क में भी देना है, लेट भी हो गया हमारे। चलें जी। अच्छा जी, क्वेश्चन 26 ओके है, 7 भी तकरीबन ओके ही है ना जी, तकरीबन 8। अच्छा, आज ना वैसे जिन्होंने छुट्टी नहीं भी करी उन्होंने भी कर ली। चलो लेक्चर तो मिल ही जाना, अच्छे बच्चे फिर भी आ गए। अच्छा जी, ये कुर्बानी आपकी रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। TRM लिमिटेड यूजेज सिंगल, देखें कुर्बानी है ना, घर से निकलना, निकल कर पहुंचना, ये कुर्बानी है। घर बैठे लेक्चर मिल जाएगा, उन्होंने वो कुर्बानी नहीं की। तो कुर्बानी करने वाला और कुर्बानी ना करने वाला कभी बराबर नहीं हो सकते, असरात और होते हैं। ठीक है ना जी, तो आपने बड़ी कुर्बानी की माशाल्लाह। अच्छा जी, ये सवाल अब क्या ख्याल है, कल पे ना रख लें, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, मैं पहले साज लिमिटेड करा दूं, साज बजा लें। तो यार इजाज़ भाई ज़रा बोर्ड में मिटा दो, हम तब तक इसको पढ़ लेते हैं। ये भी पिछली अटैम्प्ट जो गुजरी है उसी में ये सॉल्व करवाया था बच्चों को, और जिस तरीके से कराया था उससे नहीं, अब आपको फिर उसी तरीके से कराने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा चेंज था, वहाँ पे सिर्फ सेफ्टी स्टॉक ले लिया था एडिशनल, कि अब मैं वो नहीं करूँगा, बल्कि उसी तरतीब पे चलते हैं जिस पे चलते आ रहे हैं। ठीक है, सवाल को देखते हैं, शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट है, डिटरमिन करो ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल उसने कहा नहीं है, लेकिन रीऑर्डर लेवल से ही तो सेफ्टी स्टॉक निकलता है। ठीक है, रॉ मटेरियल का ऑप्टिमल क्वांटिटी सेफ्टी स्टॉक का निकालो। साज लिमिटेड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट जी विच बजटेड सेल्स ऑफ 3,65,000 यूनिट्स। ये हमारी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्रोडक्ट जी की है। अभी रॉ मटेरियल
इस पर लगना है उसकी बात हो रही है। अगर तो 1 यूनिट लगा तो फिर यही एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट बन जाएगी फॉर द नेक्स्ट ईयर एट ₹3600 पर यूनिट। ये क्या आज पहली बार ऐसा हुआ है, सेलिंग प्राइस दे दी है इसने। चलो खैर, सानू की मिल गई है, कहीं काम आ ही जाएगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक की बात करें तो सेफ्टी स्टॉक, ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक के अंदर हम 2 चीज़ें लेते हैं, सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन उसने सीधा नहीं दिया होना, पिछले तकरीबन वो रॉयल वाले सवाल में उसने कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं कराया था, बल्कि कह रहा था हम रुकने नहीं देते, काम गाहक नहीं जाने देते, महंगा खरीद लेते हैं। तो जो महंगा खरीदा था वो क्या बन गई थी, वो आपका कंट्रीब्यूशन लॉस ही था, एक तरह से कॉस्ट ही थी ना, कॉस्ट ही थी। ज़्यादा कॉस्ट पड़ गई तो स्टॉक आउट कॉस्ट वहाँ पर होती, वरना तो जितने सवाल हमने देखे स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो सीधी वो फिगर के तौर पे दी होती है। आज मैंने लग रहा नहीं देती होनी। A single raw material हाँ is required to produce Z. The relevant details, अब ये relevant details किसकी हैं जी, of raw material are as follows. Quantity required per unit, हो कितने किलो चाहिए, तो 3,65,000 यूनिट्स अगर Z के बनाने हैं तो 8 kg एक यूनिट पर लगने हैं, तो 19,20,000 29,20,000 kgs, ये हमारी क्या है जी, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलो एपीआर निकल आई। अच्छा, अब ये एपीआर जो है ये एनुअल है, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट है। क्या है ये, एनुअल डिमांड, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर कॉस्ट पर केजी गिवन है 160, हो सकता है कोई होल्डिंग कॉस्ट इसके साथ जोड़ी हुई हो, उसने देखते हैं। EOQ ऑलरेडी ऑर्डर क्वांटिटी हमें दे दी उसने कि इस वक्त हम ऑर्डर करते हैं 1,46,000। अगर आप 1,46,000 kgs को डिवाइड कर दें 29-20 से तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल सकते हैं। सही है, निकल सकते हैं, चले जब ज़रूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। नॉर्मल लीड टाइम इन डेज कितना है, ठीक है। अब ये नॉर्मल लीड टाइम है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट उसने दे दी है पर केजी, चलो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है पर केजी। पता नहीं फिर कॉस्ट क्यों दी है ऊपर मटेरियल की, मुझे तो फिर वही शक पड़ रहा है। सेलिंग प्राइस भी दे रहा है 1 यूनिट की और कॉस्ट दे रहा है 1 केजी की, इसको इंटू 8 करें तो 1 यूनिट की जी की मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। देखते हैं आगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग ऑर्डर ऑन टाइम कितनी है जी, 75% ये चांस है कि 10 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले है 1 दिन का, यानी ये चांस के 11 दिन में ऑर्डर आएगा, इसका कितना है जी चांस, और 12 दिन में ऑर्डर आएगा, इसका चांस कितना है। ठीक है, द वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट इज लो। अब लग गई समझ, सेलिंग प्राइस भी दी थी, मटेरियल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट भी दे दी उसने जी की, और अब कन्वर्जन कॉस्ट भी दे दी। यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकल आएगा ना, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन पर जी होगा, उसको डिवाइड बाय 8 करना मत भूलना। याद करो रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर जिसमें मटेरियल वाला सवाल करते थे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता था, फिर हम उसको कहते थे पर लेबर आर कर लो, क्योंकि हमने तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर लूज करना है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, और 1 यूनिट पर 8 किलो लगते हैं मटेरियल के, तो उस कंट्रीब्यूशन को 8 से डिवाइड करने पर कंट्रीब्यूशन पर केजी भी निकल आएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन की वर्किंग उसने करवाई थी। 2 नंबर तो इसके ही होने हैं इसमें आराम से। अच्छा, प्रोडक्शन एंड सेल आर कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी डिमांड में कोई गड़बड़ नहीं है, डिमांड सेम रहती है, लीड टाइम में ही मसला है। ठीक है, तो डिमांड जो है वो सही रहेगी, सेम रहेगी, लीड टाइम में मसला है। सेल्स लॉस्ट ड्यू टू स्टॉक आउट कैन नॉट बी ओके, यानी कि अगर स्टॉक आउट हो गए तो जो गाहक गया गाहक फिर मुड़ के नहीं आएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा। और सैज ऑपरेट्स 365 डेज आ ईयर, इसका मतलब अगर मैं इस एनुअल रिक्वायरमेंट को 365 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा जी, यानी 8,000 यूनिट्स केजीज कह लें पर डे, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, डेली डिमांड। अब ये डेली डिमांड नहीं चेंज हो रही, हाँ लीड टाइम चेंज हो रहा है।
तो एवरेज डिमांड यानी डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कितनी होगी जी? 8000 kgs इंटू 10, 8000 kgs इंटू 10 कितनी? 80,000। ठीक है, अब 80,000 अगर डिमांड हो और हमने सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ हो 0, 80,000 ही हम रीऑर्डर लेवल रख लें तो स्टॉक आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सेफ्टी स्टॉक तो नहीं रखा हो। फिर इसका चांस उसी तरह से प्रोबेबिलिटी बना लेंगे, फिर एक दिन बढ़ा लें तो 80 जमा 8 88,000। अगर हम 88,000 रुपये का रीऑर्डर लेवल रखें तो फिर हमारे पास रीऑर्डर लेवल अगर 88 का हो गया और यूजेज 80 आई तो इसका मतलब डिमांड, वैसे हमारा रीऑर्डर लेवल कितना है 88 और यूजेज कितनी है ड्यूरिंग लीड टाइम 80, तो हम 8000 का स्टॉक रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? खौफ पड़ा हुआ है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते जाएंगे। इसी तरह से तीनों स्टेप्स के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि उसने नहीं बताया सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, वो कह रहा है सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 0 टाइम पे आने वाला। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक 0 रख के चलते हैं, 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख के चलते हैं और 2 दिन का रख के चलते हैं। अब ये सोल्यूशन लास्ट में मैंने जब सवाल कराया था तो मैंने एडिशनल सेफ्टी स्टॉक के हिसाब से कराया था, पता नहीं आई कैप ने शायद ऐसे ही किया और एडिशनल वाला, लेकिन अल्टीमेटली आंसर इससे भी सेम ही आना है। जैसे हम करते रहे हम उसी तरह से इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं अपना टेबल बना लेता हूँ। अगर हम 10 डेज़ में एक्सपेक्ट करें या 0 डेज़ का डिले एक्सपेक्ट करें तो फिर रीऑर्डर लेवल क्या होना है और सेफ्टी स्टॉक क्या आना है और फिर स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होनी है, इसका टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जी अच्छा, इससे परेशान तो नहीं हो रहे कि मैंने EOQ वाला सवाल कराया फिर मैंने ऑप्टिमल वाला? अब तो मिक्स करने चाहिए ना, अब तो टॉपिक ख़त्म हो गया। एक EOQ वाला कर लिया, एक इन्वेंट्री लेवल वाला कर लिया और एक ये ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक वाला कर रहे हैं। ये तीनों ही काम है इस टॉपिक के अंदर, बस चौथा तो है कोई नहीं जी। तो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल डिफरेंट रख सकते हैं हम। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक की निकालनी हो तो पहले सेफ्टी स्टॉक निकालते हैं, ऐसे ही है। तो रीऑर्डर लेवल निकालेंगे, लेस करेंगे इसमें से डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, यूजेज ड्यूरिंग, क्या लिखते होते हैं लफ्ज़? डिमांड यूजेज क्या लिखते होते हैं? यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? सेफ्टी स्टॉक। इतने मार्कर में अभी तक एक भी काम का नहीं निकला, वैसे मैं आपको बताऊं, इसको बताना नहीं। अच्छा, अब यूनिट्स, ये भी यूनिट्स में और ये भी यूनिट्स में होगा। माइनस जब करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? आंसर यूनिट्स में। ठीक है, उसके बाद हम इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे अल्लाह ने चाहा तो क्या चीज़ जी? वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लिख रहा हूँ, पर केजी पर एनम होगा ये तो बहरहाल। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? एनुअल वेरिएबल, ऐसे तो हम लिखते ही नहीं थे पूरा एनुअल, आप पूरा लिख लीजिएगा ना परिचय में। एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ठीक है जी। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होती है जी? स्टॉक आउट कॉस्ट, जिसको हम निकालते हैं जी। सबसे पहले क्या चीज़ निकालते हैं इसमें? एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, प्रोबेबिलिटीज गिवन है ना, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर आई थिंक नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ, पहले ये लिखते हैं ना, और उसके बाद फिर स्टॉक आउट कॉस्ट ले लेते होते हैं। ठीक है, पर यूनिट। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है जी? एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है जी, तो एक हमने ये निकालना होता है और दूसरा ये।
अब डिफरेंट लेवल्स हैं, बगैर किसी सेफ्टी स्टॉक के चलेंगे, 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लेंगे, 2 दिन का रख, इससे आप ऊपर तो बात है कोई नहीं, ठीक है ना, 2 दिन से ऊपर तो बात जा ही नहीं रही, मैक्सिमम 2 दिन का ही डिले आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा, जो टोटल कॉस्ट्स मिनिमम जिस लेवल पे नज़र आएंगी हमें, उसको हम कह देंगे जी कि ये हमारा ऑप्टिमल लेवल है। तीन लेवल्स बन रहे हैं। कहेंगे तो दूसरे तरीके से भी करा दूंगा, सिर्फ एडिशनल स्टॉक को लेकर, लेकिन ये तरीका ठीक है मुझे लग रहा है, बाकी आप बेशक ट्राई कीजिएगा, सिर्फ एडिशनल स्टॉक। यहाँ पर एडिशनल सेफ्टी स्टॉक 1 दिन का यूजेज कोई ना रखें, 1 दिन का यूजेज 2 दिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अब सवाल में जी क्या चाहिए जी हमें। अब सबसे पहले रीऑर्डर लेवल की बात हो रही थी, तो 8000 डेली डिमांड पहले निकाल लें, मैंने यहाँ पे निकाली है डेली डिमांड मुझे पहले बता दो, वर्किंग वन डेली डिमांड। तो डेली डिमांड कैसे निकाली है जी हमने, सबसे पहले तो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट निकाली थी। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट भी हमने निकाली थी कैसे, यूनिट्स गिवन थे, 365,000 यूनिट्स जी के बनाते हैं और हर यूनिट पर 8 kgs लगते हैं हमारे मटेरियल के। ये पता नहीं 2 मिलियन कितना आया था, इसको डिवाइड किया था हमने 365 डेज के साथ, तो हमारे पास आ गया था 8000 kgs पर डे। ठीक है जी। अब अगर लीड टाइम 10 दिन हो, या यूं कह लें लीड टाइम 10 दिन हो, या यूं कह लें कि आपके पास 0 डे का डिले हो, तो फिर आप कितना स्टॉक ऑर्डर करेंगे। अगर डेली आपका 8000 kgs का, ये कहीं पे कर दूँ ये भी, या यहीं पे कर देता हूँ, वर्किंग टू, अगर आपका 0 डे डिले हो, इसको यूं कह लें, या आपका 10 डेज का लीड टाइम हो, बल्कि एक ही हेडिंग ना बना लें। हम क्या कर रहे हैं जी इस वक्त, नहीं यूजेज तो सेम ही रहेगी ना, ठीक है, रीऑर्डर लेवल बदलेंगे लीड टाइम की वजह से, ठीक है। यूजेज के बारे में उसने क्या लिखा हुआ, ये देखो, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, वो कहता है प्रोडक्शन एंड सेल्स आर कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो अगर 10 दिन का लीड टाइम है तो यूजेज तो अपनी जगह पे रहनी है, ठीक है। मैं मतलब यहाँ पर ये लिखने लगा हूँ कि अगर हम 80,000 रीऑर्डर लेवल रखें, 80,000 डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, 80,000 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रखें, तो इसका मतलब क्या है, हम 0 डे का डिले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या 10 डेज का लीड टाइम है, ये मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे निकला है जी, 8 इंटू 10 दिन, ठीक है। और अगला चांस क्या है जी, वो कहता है 1 दिन से ऑर्डर डिले भी हो सकता है। 1 दिन से अगर ऑर्डर डिले हो जाए तो फिर 1 डे के डिले के साथ आए, या इसको यूं कह लें 11 डेज का लीड टाइम आ जाए, तो फिर 88,000 रीऑर्डर लेवल है। और अगर 2 डेज का डिले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 12 दिन का लीड टाइम, यही रिस्क हो सकते हैं ना पॉसिबल, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, 96,000 रीऑर्डर लेवल रखेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो ज़रा, 80,000 यूनिट्स
रीऑर्डर लेवल है, अगर यूजेज भी 80,000 ही है तो फिर सेफ्टी स्टॉक कितना रख रहे हैं आप, ये पहले लेवल के ऊपर। कब ज़ीरो रख रहे हैं, जब आपको कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इसके अभी स्टॉक आउट यूनिट्स निकालेंगे। एक ऑप्शन क्या है, हमने कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 88,000 रीऑर्डर लेवल रख लें, अगर 80,000 यूजेज आए, यही यूजेज होनी है, ठीक है, ये तो नॉर्मल ही है, तो इसका मतलब हमने लेट होने का चांस निकालने के लिए स्टॉक आउट के यूनिट्स कितने निकाल, ये सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स कितने निकाल लिए, एक दिन का स्टॉक हमने क्या रख लिया। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे भी वर्किंग, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे वर्किंग कर दी थी, ये मैंने तो सिर्फ आप वो उसी तरतीब वाला बना दिया है ताकि आपकी तरतीब खराब ना हो। वरना यहाँ पर आपने सिर्फ क्या करना था, यहाँ पे आपने लिखना था 0 डे का डिले तो सेफ्टी स्टॉक कोई नहीं, 1 डे का डिले तो सेफ्टी स्टॉक डायरेक्ट निकाल लेना था 8,000, और दूसरा कितना होगा 16,000, ठीक है। तो मैंने बस तरतीब में आपकी डाला। तो 96,000 अगर रीऑर्डर लेवल है और 80,000 की डिमांड आपकी आया करती है, तो आप सेफ्टी स्टॉक डिले के लिए कितना रख रहे हैं। अब वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्वेश्चन में या तो गिवन है या निकालनी पड़ेगी। गिवन है कहाँ पे, ये कन्वर्जन कॉस्ट है, हाँ ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर केजी कितनी है, 100 रुपये। इसके अलावा कहीं कोई चीज़ जो गिवन हो जिसमें डालनी हो, नहीं थी, ये तो सिंपल हो गया। तो ये नंबर तो सेफ्टी स्टॉक वाले मिल ही जाते हैं। सेफ्टी स्टॉक जैसे मर्जी आए निकालें, आप डायरेक्ट निकाल लेते, आप कहते जी कोई सेफ्टी स्टॉक ना रखें, एक दिन का डिले हो सकता है तो एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लें, 2 दिन का डिले हो सकता है 2 दिन का, आप डायरेक्ट यही कर सकते थे। 0,8,000 यहाँ पे निकाल लेते, 0,8,000, और फिर यहीं पे प्रोबेबिलिटीज अभी करनी है आगे, ठीक है। पर मैंने सिर्फ आपकी तरतीब पे सवाल डाला है कि उलट ना हो, वैसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका कहेंगे तो वो भी कल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम रुपीज़ के अंदर गिवन है सवाल में कितनी, 100, 100 और 100। तो हमारे पास एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ गई, सेफ्टी स्टॉक को होल्ड करने की कॉस्ट क्या आ रही है जी। पहले केस में तो हमने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं किया, तो फिर हमें होल्डिंग कॉस्ट भी नहीं पड़ रही। दूसरे केस में तो 8 लाख सेफ्टी स्टॉक को होल्ड करने की कॉस्ट है, और हो बढ़ता जा रहा है काम। अब ये जब तक ये नहीं निकलेगा, हमें तो यही लग रहा है कि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करना है तो सेफ्टी स्टॉक को होल्ड करने की, मेंटेन करने की, होल्ड करने की कॉस्ट आएगी। लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम स्टॉक आउट से बचें। तो अब अगली निकालते हैं कॉस्ट, तो यहाँ पर निकलेगी कॉस्ट ज़्यादा, यहाँ पे उससे कम। जितना सेफ्टी स्टॉक बढ़ता जाएगा उतनी ही इन्वर्सली रिलेटेड है ना, जितना सेफ्टी स्टॉक बढ़ता जाएगा उतनी स्टॉक आउट कॉस्ट कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो अगला काम क्या कर लें जी, स्टॉक आउट, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकाला करते हैं हम। एवरेज, ये नहीं समझ आ रही बात, ये यहाँ से आया 8,000 इंटू 10, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। उस वक्त पूछो ना जब गुजर गया 80,000, कितनी देर से आप, शक्ल वैसे बनी हुई थी, वो वहीं पे अड़ी हुई थी, बात आगे की निकली नहीं। 8,000 kgs इंटू 10 डेज, लेकिन ये होगा तो नहीं इस तरह से, वो तो फिर अब आगे हम स्टॉक आउट के यूनिट्स निकालते हैं ना, ठीक है। ये मैंने यहाँ से निकाला था 80,000 kgs, ठीक है। तो 80,000 kgs मैंने निकाला है जी वर्किंग नंबर 1 में। अब ठीक है, सॉरी मैंने डायरेक्ट कर दिया था। अब इससे अगली बात समझ आई हुई है, 80,000 रीऑर्डर रखा, क्यों, सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे, तो फिर कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं। और अगर हमने रीऑर्डर लेवल रखा 11 दिन का स्टॉक रखते हुए, तो इसका मतलब हम 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं। 12 दिन का स्टॉक पड़ा था, हमने रीऑर्डर किया, तो इसका मतलब हम 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं, उसकी कॉस्ट आ रही, ठीक है। चलें आगे, वर्किंग 2, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स। हाँ जी, अब आज फिर प्रोबेबिलिटीज़ हैं। कल वाले सवाल में तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए थे ना, लेकिन मैंने तरतीब क्या रखी थी, क्या लिखते हैं सबसे पहले, हेडिंग क्या देते हैं, डिमांड। अब यहाँ पे वो मैं रीऑर्डर लेवल लिख लूँगा, ठीक है ना। तो डिमांड
कि क्या रीऑर्डर लेवल था, डिमांड आ गया, फिर रीऑर्डर लेवल आ गया, फिर स्टॉक आउट के यूनिट्स आ गए। अब कल ये था स्टॉक आउट यूनिट्स के साथ क्या कर लिया था हमने, ऑर्डर्स थे। उसने कहा था स्टॉक आउट यूनिट्स, प्रोबेबिलिटी नहीं बताई, उसने कहा था 20 ऑर्डर्स टाइम पे होंगे, तो हमने कहा था फिर स्टॉक आउट जो यूनिट्स निकले थे उसको नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो स्टॉक आउट यूनिट्स तो मेरे ख्याल में उसमें निकले कोई नहीं थे, ऐसे ही कुछ हुआ था ना हर लेवल पे। खैर एनीवेज स्टॉक आउट यूनिट्स है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आज गिवन है दोबारा से, तो ये 80,000 रहना या नहीं रहना अब पता लगेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये परसेंटेज जो होती है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स आ जाएंगे। अच्छा जी, अब अगर हमने रीऑर्डर लेवल रखा हुआ है 80,000 यूनिट्स या केजीज जो भी है, तो रीऑर्डर लेवल तो आ गया 80,000। तीन पॉसिबिलिटीज अब हैं, ठीक है। डिमांड आएगी 80,000, ठीक है, डिमांड आएगी 80,000 क्योंकि लीड टाइम क्या है 10 दिन। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग ऑर्डर्स ऑन टाइम कितना है जी 75%। अगर 80,000 की डिमांड आए तो स्टॉक आउट यूनिट्स क्या है, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है, आप समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक आउट यूनिट्स क्या हो गए, अगर डिमांड हो जाए, डिमांड कब 88,000 आएगी, जब एक दिन का डिले पड़ जाएगा। अगर एक दिन का डिले पड़ गया तो स्टॉक आउट यूनिट्स कितने हो गए, लेकिन एक दिन का डिले पड़ेगा, इसका चांस क्या है, इसका चांस है 15%, ठीक है जी। तो 1200। उसके बाद अगर डिमांड आ गई 96,000, ये बेसिकली मैंने डिमांड भी निकाली थी पर याद है ना, 96,000, तो फिर स्टॉक आउट होने का डर कितना है, लेकिन ये डिमांड आएगी 16,000 ही है, ये डिमांड आएगी इसका। अच्छा आपने अगला आंसर बताया, ये डिमांड आएगी यानी 12 दिन का डिले होगा तो इतनी डिमांड आएगी ना, इसका चांस कितना है 10%, तो आंसर आ गया। अब मैं ये कह रहा था कि लास्ट टाइम वैसे मैंने ये सिर्फ इस हिसाब से कराया था, 0 स्टॉक आउट, 0 सेफ्टी स्टॉक, 8,000 सेफ्टी स्टॉक, 16,000 सेफ्टी, यहीं से ही कर लिया था डायरेक्ट हमने। लेकिन वो फिर बच्चा ज़रा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि मज़े का एक फॉर्मेट बना हुआ था ना, वो नाइजेरिया वाले सवाल में और ख़ान वाले सवाल में। तो फिर लास्ट टाइम तो फिर मैंने ये भी जो कल परसों कराया कौन सा रॉयल वाला सवाल, वो भी अपनी तरतीब से ऐसे ही करवाया था जैसे उसमें डेटा दिया हुआ था, लेकिन फिर मैंने इसीलिए उसको इस दफ़ा मोल्ड किया बाकायदा, ताकि वो कम से कम तसल्ली हो जाती है कि चलो 70-80% तो सही हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो सही चीज़ें डाल ही लेंगे, एक फिगर गलत भी होगी तो बाकी चीज़ें काबू में रहेंगी क्योंकि एक तरतीब पर सवाल डाल दिया, इस तरह ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट्स कितने आगे स्टॉक आउट के 20, अब 2800 स्टॉक आउट के यूनिट्स हैं, लेकिन ये स्टॉक आउट यूनिट्स हैं किसी एक ऑर्डर के लिए ना जी, ऐसे ही है, एक ऑर्डर 10 दिन में, 11 दिन में, 12 दिन में आना है, ये उस एक ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स कितने आ गए जी, वर्किंग नंबर 2 से हैं, 2 है जी। अच्छा आपकी 3 है जी, बोलें 20। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, कहीं पे लिखा हुआ सवाल में नहीं लिखा हुआ, निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे, 1,46,000 यूनिट्स मंगवाते हैं और टोटल केजीज मंगवाते हैं, टोटल केजीज कितने रिक्वायर्ड हैं, वो 29,000 भी कहीं गिवन नहीं था, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी यहाँ डायरेक्ट आप ऐसे निकालने पड़ेंगे। 3 लाख कितना था, वो दोबारा लिखना पड़ेगा ना, कहीं मैंने 29 लाख लिखा नहीं है ना, ठीक है। तो यूँ लिख लो 3,65,000 इंटू 8, अब ये क्या आ गया, वही 2 मिलियन समथिंग जो था, जो टोटल एनुअल डिमांड है, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट है, और एक दफ़ा में कितने मंगवा रहे हैं वो 1,46,000, 1 लाख पूरा 46,000, तो ये कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं 20। अब ये तो इधर भी यही हैं,
इधर भी यही है, ये तो सेम ही रहने, इसलिए मैंने यही वर्किंग कर दी। अब अगली मुसीबत क्या है जी? अगली मुसीबत है स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो उसके लिए ये सारा डेटा गिवन था जो मैं आपको कह रहा था, ये क्यों दिया हुआ, ये क्यों दिया हुआ, येलो से कर रहा हूँ हाईलाइट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ जी है, जी बिकता है जी, ठीक है। फिर मटेरियल कॉस्ट पर केजी है, इसको पर यूनिट ऑफ जी करना है तो 160 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 8 से। एक जी पर कितना मटेरियल लगता है? बोलो। 8 किलो। एक जी पर कितना मटेरियल लगता है? क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट कितने केजीज? और एक केजी मटेरियल का कितने का मिलता है? इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट कितनी आ गई? 8 इंटू 160, ठीक है। तीसरी चीज जो हमें गिवन थी हमारे लिए रेलेवेंट, वो क्या थी जी? कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फिर कॉस्ट पर केजी, और तीसरी कन्वर्जन कॉस्ट। ये तो सब आ गया। पर यूनिट जी का कंट्रीब्यूशन आएगा, वर्किंग नंबर। अच्छा, ओहो, इधर तो अभी 1 2 3, फिर टोटल, वो तीसरा जो फारिग वाला होता है वो भी लिखते होते हैं आप। आज ना लिखें तीसरे वाला, छोड़ दें तीसरे वाले को। चलो मैं फिर भी कोशिश तो करता हूँ जितना कम से कम हो सके। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं जी वर्किंग नंबर 3 में कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है हमने असल में तो, ठीक है जी। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ जी, जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ जी कितना? 3600 रुपये का एक जी बिकता है, ठीक है। लेस करें इसमें से मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट कितनी? एक जी के ऊपर कितने किलो मटेरियल के लगते हैं? 8 केजीज, और हर केजी कितने का मिलता है? 160 का। तो मटेरियल कॉस्ट टोटल कितनी जी पे लग गई? 1280। फिर ये तो मटेरियल है, कन्वर्जन कॉस्ट भी आनी है, तो लेस कन्वर्जन कॉस्ट पर जी ही गिवन है। कन्वर्जन कॉस्ट को मल्टीप्लाई ऐड नहीं करना। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट इज 1000 रुपए पर यूनिट ऑफ जी। तो ऑलरेडी ये क्या है? ये ऑलरेडी पर यूनिट जी का बना हुआ है, तो 1000। तो क्या आ गया जी? कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये क्या है जी? ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ऑफ जी। मैंने क्या निकाला? कितना आया? 1320। तो मैंने तो ये नहीं निकालना, मुझे तो पर केजी कंट्रीब्यूशन चाहिए जो लूज होना है फिर, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन एक मटेरियल का केजी कितना कमा रहा है? तो मैंने कहा जी कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके लिए 1320 को डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। वेरी गुड। तो क्या है जी? 165, ठीक है। अब ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आपका वो वाला टॉपिक, कौन सा वाला? वो रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर जो आपने सीखा था वो रिवाइज हुआ है। वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या? 3600 गिवन है, डिवाइडेड बाय 8 करते तो कितना आता है? 450। 1280 पहले से ही उसने दिया हुआ था, 160, और इसको भी डिवाइड बाय 8 करते तो आ जाता, तो आंसर फिर भी डायरेक्ट ये वाला आ जाता। लेकिन मुझे ये इसलिए नहीं पसंद आ रहा कि ये नया काम था और ये पुराना काम है, इसलिए रिपीट कर दिया। ओके, सही है। तो इसलिए मैंने ये काम नहीं कराया, बल्कि पुरानी तरतीब पे आपको चलाया, ठीक है। तो 165 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाना है अगर बंदा चला गया तो, पर यूनिट ऑफ मटेरियल, पर केजी ऑफ मटेरियल, ठीक है। कितना? 165। अब ये भी सेम रहना है, सिर्फ अब यूनिट्स ने बदलना है ऊपर, ठीक है। तो एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट्स कितनी आ रही हैं जी पहले लेवल पे? ओए होए, हुन आराम जी, हुन आराम जी। सेफ्टी स्टॉक ना रखने का देख लिए नतीजा, बड़े आए होल्डिंग कॉस्ट बचाने वाले, पकड़ो फिर 92 लाख का कंट्रीब्यूशन लूज हो गया, सारे गाहक साथ वाली दुकान पे चले गए। बढ़ाओ स्टॉक
थोड़ा सा सेफ्टी स्टॉक रखो, बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जी। अगर हम रीऑर्डर लेवल रख लें कितना जी, 88,000 का, तो हम एक दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी 8 लाख कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, अब इधर देखो जरा, किलोज करके लिखता हूँ। डिमांड 80,000 आ सकती है टाइम पे आए तो, डिमांड 88,000 आ सकती है एक दिन का डिले हो तो, डिमांड 96,000 आ सकती है अगर 2 दिन का डिले हो। अब रीऑर्डर लेवल क्या रख लिया आपने, 88,000, कि एक दिन का आपने सेफ्टी स्टॉक रख लिया। डर गए आप, 92 लाख को देख के डर गए आप। कितना कितना कितना, लो जी। अब 75%, 15% और क्या बेटा 16, अच्छा जी, 0 0 और 800। एकदम ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एकदम ही आपकी नीयत बदल गई। अब आप कह रहे हैं वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखें तो सुभान अल्लाह, सुकून हो जाना है। कैसे, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स कितने रह जाने हैं, सिर्फ 2640,000। ठीक है, अच्छा टोटल कॉस्ट भी निकालते आ रहे हैं। पहले केस वाला टोटल तो मैं खुद कर दूंगा, आपको क्या करना है जी, आपको मुश्किल काम आपसे नहीं कराता, मुश्किल कैलकुलेशंस आप ना किया करें, ये मैं खुद कर लेता हूँ। 9 2, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं जी, छुट्टी वाले दिन भी आए बैठे हैं। 3, लो जी, टोटल कॉस्ट कम होगी कि नहीं, 344। ओए ये क्या कर दिया, मैं भी क्या, तो सारी गड़बड़ करती है, सारी सी फिल्म ही साड़ती है जी। पहले वो फिल्में होती थी ना, तस्वीर खींचते हुए बड़ा सोचा जाता था। चलो जी, उन 32 तस्वीरें ने, अब तो जनाब ज़माना बदल गया है जी, इसीलिए तो लोगों के पास और करने कुछ है ही नहीं। फिरन जानता भी तस्वीरें खींची जाती हैं। पहले लोग फिरते थे, फिरते फिरते कहते चलो यार एक तस्वीर यहाँ बना, चलो यार एक तस्वीर थोड़ी बचा लो यार आखिर के लिए, है ना। पक्की बात है, आपकी पैदाइश से पहले की है जी। आगे चलते हैं, अगर हमें अब थोड़ा सा तसल्ली भी है जी, बस सेफ्टी स्टॉक रखने का फ़ायदा हुआ है, टोटल कॉस्ट बढ़ी, मतलब कम हुई है, सेफ्टी स्टॉक आउट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, तो फिर हमने जनाब कहा चलो ज़रा ट्राई मारते हैं, और 96 2000 का 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख के देखते हैं। तो डिमांड तो वही है, या तो 80,000 होगी, या 88,000 होगी, या 96,000 होगी। हमने रीऑर्डर रख लिया, ये आपका वो वाला लेवल है जो देखकर ही आप पर्चे में नहीं करेंगे, पता है ना आपको, क्योंकि 96,000 और मैक्सिमम 96,000 ही डिमांड आनी है, तो ये सारा का सारा क्या है, तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास में तो चलो मैं आपका टाइम ज़ाया कर ही लेता हूँ, टाइम पास करने के लिए ये काम कर ही लेता हूँ, पर्चे में आपने टाइम पास नहीं करना। ठीक है, तो स्टॉक आउट के यूनिट्स क्या हो गए जी, 0। लो जी, तो स्टॉक आउट के यूनिट 0 होते ही सिर्फ क्या रह गई, होल्डिंग कॉस्ट बड़ी पड़ रही थी, लेकिन ये जब सिफर हो गया तो 1600 मुश्किल कैलकुलेशन थी ना, देखा। हाँ जी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये दूसरे तरीके से कराऊं एक दफ़ा, टाइम है अभी, 5-7 मिनट में हो जाएगा। सिर्फ सेफ्टी स्टॉक, वो तरतीब बदल जाती है आपकी, ये तरतीब नहीं रहती। ठीक है, वैसे ही चल रहा है सवाल जैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या पूछा था उसने, एडवाइज करो, नहीं हाँ डिटरमिन करो, तो लिखो जी, सैज लिमिटेड शुड मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 2 days, हम एडवाइस देंगे जी अब, सैज लिमिटेड should maintain a safety stock of, रीऑर्डर लेवल उसने नहीं पूछा, बस ठीक है, सेफ्टी स्टॉक ऑफ 2 days because at this level total costs are minimum।
यूँ भी लिख सकते थे आप डिसीजन, इट इज़ एडवाइजेबल टू मेंटेन एडिशनल सेफ्टी स्टॉक एज होल्डिंग कॉस्ट्स आर लोअर देन स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें। तो अब टाइम हो गया ख़त्म, एक सवाल रह गया यूक्यू वाला, वो आसान था, वो कल डिस्कस कर लेंगे। मुझे लग रहा है कल प्रोसेस कॉस्टिंग का चांद आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा। ओके, ये ओके है सवाल? अच्छा, ये सबसे मुश्किल सिनेरियो सबसे आसान हो गया भाई। एक सवाल बीच में थोड़ा सा तंग करने वाला आज आ गया था, ये अजीब सा सवाल, कोई नहीं, खैर है, हो जाता है कभी कभी। इस सवाल को अगर हम देखें ना जी, किधर गया ये मसरूर, तो इसमें वो क्या कहता है, डिटरमिन वेदर इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर एमएल टू इंक्रीज द सेफ्टी स्टॉक सो एज टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। अब इसके अंदर उसी तरह से ही है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले इन लीड टाइम, 4 दिन का डिले हो सकता है, इसका चांस है 10%, और 10 दिन का डिले हो सकता है, इसका चांस है, अब पूरा 100% तो हुआ ही नहीं, कितना बच गया, बच कितना गया, अब ये 84% फिर क्या होगा, ज़ीरो डिले। जो लीड टाइम है ना, लीड टाइम इज 30 डेज, ठीक है, ये लीड टाइम आपको गिवन है 30 डेज, इसका मतलब 30 दिन में ऑर्डर आ जाएगा, इसका चांस क्या है, तो डिले ऑफ 0 डेज, मैं यूँ लिख देता हूँ, डिले ऑफ 0 डे, इसका चांस क्या है जी, बताओ, 80 कितना, 4%। ये बात समझ आई? ये इस तरह से 3 बनते हैं फिर, सही है। चलो इसको ज़रा ट्राई तो करना। तो बस अब रह यही सवाल गया, और एक मैंने डिस्कस करना है वो रह गया, तो फिर जाहिर सी बात है कल प्रोसेस कॉस्टिंग तो आया कि आया इंशाअल्लाह, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग कल स्टार्ट कर देंगे, उसकी बुनियाद डालेंगे, अल्लाह खैर करे। इसको, इसकी बाकियात अगर चली भी जाएं, परसों पे भी चली जाएंगी, हो सकता है मसरूर वाला सवाल मैं कल ना कराऊं, परसों करा दूं, ठीक है, ताकि कल का ज़रा दिन पूरा एक प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला लेक्चर हो जाए, तो ज़रा टाइम से शुरू कर दें इंशाल्लाह, ताकि टाइम से ख़त्म करने की तरफ जाए, ठीक है, सही है जी। तो बोर्ड की तस्वीर की तरफ कर दो। 84 आपने क्यों नहीं देखा है, मेरा कसूर है, ले अब इधर उस्ताद मुंडिया, बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे भी पिछले सवाल में आपने देखा था कि देखो पिछले सवाल को क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन में वो जो डिलेज हैं, परसेंटेज गिवन है, प्रोबेबिलिटी, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मुझे याद नहीं ना आ रहा, मुझे जाना पड़ेगा उधर, हैं बेटा, जो अभी अभी सवाल किया है, जी हाँ, उसमें लिखा हुआ है, कितने गया साज, ये साज ही बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग ऑर्डर ऑन टाइम इज 75%, 1 डे डिले का 15%, 2 डे डिले का। अब यहाँ मैंने कहा इस सवाल में ऐसे लिखा हुआ है, 4 डे का डिले 10% चांस है, 10 दिन का डिले है, इसका 6% चांस है, तो इसका मतलब 84% चांस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग ऑर्डर ऑन टाइम कितना है, 84, ये मैंने बोला था, ठीक है, उस जैसा ज़रा बनाया, तो वो लिखा नहीं हुआ था ना पूरा उसमें, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक मिनट, मेरे ख्याल आ गया कि क्यों ना हम अपना IK वाले सोल्यूशन के साथ भी ज़रा चाती मार लें। स्प्रिंग 2023 है ना ये, सवाल नंबर कौन सा है ये तो 25 है, 24 है, इससे ऊपर अल्लाह करे लग जाए हूँ। स्प्रिंग 2000 नहीं मिल रहा, दूसरी तरह से जाते हैं, दूसरी तरह से चले जाते हैं। स्प्रिंग 2023 का सवाल मैंने करवाया होगा ऑटम 2023 में, ऑटम 2023 में नज़र ही नहीं आ रहा। चलो एक और जगह से देख लेते हैं, कन्वर्ट करके जान ही रखे हैं मैंने। ये स्प्रिंग 23 का सवाल है, देखें जी, ये तो मसरूर है, आपने स्प्रिंग 23 कहा है इसको, ये कौन सा सवाल है,
ये स्प्रिंग 23 का सवाल है साज, देखें जरा ध्यान से। तो बेटा ओदा ही लबना है ना सवाल जिसका मैच करना है। अजीब लोग हो यार कसम से, वैसे एरोप्लेन सारे इकट्ठे हुए हैं। स्प्रिंग 25 ये खुला भी हुआ था, अजीब लोग हैं। कौन सा सवाल नंबर है? बंदा कसम है ना। उसने कंट्रीब्यूशन लॉस दिया 9240 और 2640। कंट्रीब्यूशन लॉस यही है 9240 और 2640। और होल्डिंग कॉस्ट है कहीं अलग से निकाली होंगी उसने, मुझे लगता है। होल्डिंग कॉस्ट 8 लाख और 16 लाख, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस और उसने फिर यूं करके बताया कि लोएस्ट है 16,000 की जो सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट है, 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखें, तो कुछ इस तरह से बात की। बहरहाल फिगर वही है, ठीक है। 8 लाख और 16 लाख ये क्या है जी? होल्डिंग कॉस्ट। हमारी भी यही है, पहले लेवल पे 0, फिर 8 लाख, फिर दूसरी तरफ आए तो स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो हमारी, देखें ज़रा, पहले लेवल पे कितनी है? 9240, दूसरे पे 2640, तीसरे पे कोई नहीं, ठीक है। तो यही टोटल हमारा भी आ रहा है। तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी मेरे ख्याल से, एज़ यूजुअल, ठीक है। तो उसको छोड़े तो आंसर मैच कर रहा होता है, ठीक है। मैं कह रहा ऐसी पता नहीं कहाँ मुझे घुमा घुमा के मसरूर वाले में ले गए। मसरूर वाले में कल जाएंगे या परसों, ठीक है। कल अगर जल्दी उसको शुरू कर दे, ठीक है जी। बंद करें, अल्लाह हाफ़िज़।